हेलो फोक्स। सो आज अपन एएफए में जो म्यूचुअल फंड चैप्टर है बहुत लॉजिकली इसका क्विकली रिवीजन करेंगे। आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपके जो है लॉजिक्स दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, अपन चालू करते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वेबसाइट की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उधर से आप जो है फ्री रिसोर्स में जाके इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। वहां पर से आपको जो है इसकी ई पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या होता है आपने समझ रखा होगा। भाई मुझे क्या करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। ठीक है ना, मैंने जो है क्या करा है, मैंने जो है बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गया मैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाना चालू करा। मेरे पास जो है 5-10 लाख रुपए जो है एज अ प्रॉफिट आ गया। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं जो है खुद क्या करूँ, शेयर्स में जाके इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन मुझे शेयर्स की नॉलेज नहीं है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल को जो है शेयर की वैल्यू गिर गई तो मेरा जो है नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है बेसिकली ये सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है मैं खुद नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपना जो पैसा है एक एक्सपर्ट को दे देता हूँ। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को पकड़ा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को पकड़ा जो क्या है बेसिकली एक्सपर्ट है। वो क्या करता है, एक्सपर्ट नॉलेज रखता है, उसको ये पता है कि भाई कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना करना नहीं चाहिए। तो मैंने अपना जो पैसा है, मैंने जो अपना पैसा है वो किसको दे दिया, म्यूचुअल फंड को दे दिया। वहां पर जो है एक एक्सपर्ट बैठा है, वो क्या करेगा, मेरे पैसे को जो है क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। मेरे पैसे को इन्वेस्ट करेगा, अच्छा रिटर्न कमाएगा, थोड़ा सा कमीशन रखेगा और बाकी जो है मुझे क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, बेसिकली वेरियस इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। देखो क्या दे रखा है भाई, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इशू करता है यूनिट्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, देयरबाय मेकिंग द इन्वेस्टर टू बी द पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। मैंने जो है क्या करा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड क्या करेगी, मुझे यूनिट्स अलॉट कर देगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है ना, एक म्यूचुअल फंड है। मैंने जो है कितना पैसा लगाया, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई मैंने जो है 10 रुपये, मैंने जो है बेसिकली 10 रुपये पर यूनिट लगाए। मैंने क्या करा, 10 रुपये पर यूनिट लगाए। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ने जो है मुझे क्या करा, 100 यूनिट्स इशू कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने एक यूनिट के बदले में 10 रुपये दिए हैं, तो 100 यूनिट्स के बदले में मैंने कितने रुपये दिए होंगे, 1000 रुपये दिए होंगे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो अगर आप देखोगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, मैंने जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। मैंने क्या करा है, मैंने जो है बेसिकली 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। मैंने जो है क्या करा है, 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड ने मुझे क्या करी, 100 यूनिट्स अलॉट करके दे दी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को जो है अपन म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बोलते हैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है ना, अब देखो क्या दे रखा है, द फंड इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स मनी मैनेजर्स, जो इन्वेस्ट करता है मनी कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस इन्वेस्टर्स। और कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना, हैज इन्वेस्टेड इनटू गोज अप, म्यूचुअल फंड ने जिस सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, जिस शेयर में पैसा लगाया, उसका जो है क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो गोट्स गप एंड वाइस वर्सा। तो सीधी सी बात है, अपना जो है बेसिकली क्या होगा, रिटर्न बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड ने क्या करा, म्यूचुअल फंड ने जो है रिलायंस के शेयर में पैसा लगा दिया। रिलायंस का शेयर आज के दिन पे 10 रुपये था, 2 दिन बाद कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड को फायदा हो गया। म्यूचुअल फंड को फायदा हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो फायदा है वो किसको बटेगा, यूनिट होल्डर्स को बटेगा। तो उन लोगों ने कहा कि द नेट इनकम अर्न ऑन द फंड्स अलॉन्ग विद द कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड अमंग द यूनिट होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द यूनिट्स ओन्ड बाय देम। जो भी म्यूचुअल फंड पैसा कमाएगी वो अपने यूनिट होल्डर्स को क्या करेगी, बांट देगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो म्यूचुअल फंड है, इसके सारे के सारे यूनिट्स किसके पास है, रोहन के पास है। तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड जो भी इनकम कमाएगी, जो भी इनकम कमाएगी वो मुझे मिलेगी, जो भी इनकम कमाएगी वो किसको मिलेगी, यूनिट होल्डर्स को मिलेगी। अच्छा, अब एक कंसेप्ट आता है एनएवी का, एक कंसेप्ट आता है किसका, एनएवी का। अच्छा, एनएवी का कंसेप्ट मुझे सिंपल सी बात ये बोलता है कि भाई अपन को ये देखना है कि आज के दिन पे म्यूचुअल फंड का 1 रुपए की वैल्यू कितना है। ठीक है ना, तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ने क्या करा था, मुझसे 1000 रुपये लिए थे। म्यूचुअल फंड ने क्या करा था, मुझसे 1000 रुपये लिए थे। अच्छा, उसने क्या करा था, इन 1000 रुपये को जो है उस इस 1000 रुपये से रिलायंस के 10 शेयर खरीदे और टाटा के क्या करे, टाटा कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए। अच्छा, आज के दिन पे रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, और टाटा के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 150 रुपये। इसका मतलब ये है कि भी जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करा था रिलायंस के शेयर्स में, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू है 1000 रुपीज। अच्छा, टाटा के शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 1500 रुपीज है। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड है उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, 1000 रुपये की लाइबिलिटीज है। तो आप एक मुझे एक चीज बताओ, आप जो है मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर आज के दिन पे म्यूचुअल फंड क्या करती है, रिलायंस के शेयर्स को बेच देती है और टाटा के शेयर्स को बेच देती है, तो म्यूचुअल फंड को जो है बेसिकली 2500 रुपीज मिलेंगे। 2500 रुपीज म्यूचुअल फंड को मिले। अच्छा, उसने क्या करा, 2500 में से जो है 1000 रुपये की क्या करी, लाइबिलिटीज पे कर दी। तो म्यूचुअल फंड के पास आज के दिन पे जो है बचा कितना पैसा, 1500 रुपये बचा। कितना बचा, 1500 रुपये बचा। ये क्या है, बेसिकली फायदा है। ये क्या है, मोटा मोटा फायदा है। एसेट्स माइनस मैंने क्या करा, लाइबिलिटीज करा। एसेट्स माइनस मैंने क्या करा, लाइबिलिटीज करा। तो बेसिकली आपको ये पता चला कि भाई म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स कितने हैं, या फिर आपका जो है बेसिकली फायदा कितना है, नेटवर्थ कितना है। अच्छा, ये जो 1500 रुपये है, ये जो 1500 रुपये है किसको बटेंगे, ये जो है 1500 रुपये बेसिकली जो 100 यूनिट्स है, जो 1500 रुपये है बेसिकली जिसने भी 100 यूनिट्स ले रखी होगी उसको मिल जाएंगे। जैसे अपने केस में रोहन के पास क्या था, रोहन के पास जो है बेसिकली 100 यूनिट्स थे, तो ये जो 1500 रुपये पूरे के पूरे किसके होंगे, बेसिकली रोहन के होंगे। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इस लाइबिलिटीज में जो है सारे के सारे म्यूचुअल फंड के क्या होंगे, खर्चे इंक्लूडेड है। अच्छा, अच्छा, रोहन ये देखना चाहता है, रोहन जो है बेसिकली ये देखना चाहता है कि भाई पर यूनिट के बेसिस पे उसकी वैल्यू क्या है, पर यूनिट के बेसिस पे जो है अपनी जो यूनिट की वैल्यू क्या है। तो अपने को क्या पता चलेगा, अपने को ये पता चलेगा कि भाई एक यूनिट की आज के दिन पे वर्थ क्या है। तो मैंने क्या करा, 1500 डिवाइड बाय 100 यूनिट, 1500 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स करा। तो मुझे ये पता चला कि भाई एक यूनिट की वैल्यू आज के दिन पे जो है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 15 रुपीज आई। तो आपको एनएवी का कंसेप्ट समझ में आया। एनएवी का कंसेप्ट सिंपल सी बात ये बताता है कि भाई आज के दिन पे
आज के दिन पे म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू क्या है। अच्छा वो कैसे निकलेगी, अपन जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, सारे के सारे एसेट्स रहेंगे उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे, नेटवर्थ मिल जाएगी। उसको क्या करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड की एक दिन की, म्यूचुअल फंड की आज के दिन पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। अब पढ़ो भाई, एनएवी का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो होल्डिंग, कि भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या है। अच्छा इन लोगों ने कहा, इसने कहा कि भाई इट इज द वैल्यू दैट द यूनिट होल्डर वुड रिसीव पर यूनिट इफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, यूनिट्स गेट्स रिडीम। तो आज के दिन पे, आज के दिन पे रोहन क्या करता है, आज के दिन पे जो है मोटा मोटा रोहन बेसिकली अपनी सारी की सारी यूनिट्स, सारी की सारी 100 यूनिट्स बेच देता है। तो उस केस में उसको कितना पैसा मिलेगा भाई, एक यूनिट पे उसको मिलेगा 15 रुपए, तो 100 यूनिट्स पे कितना मिलेगा, 1500 रुपए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रोहन ने लगाए थे 1000, अच्छा रोहन को मिल रहे कितने हैं आज के दिन पे 1500 रुपए मिल रहे, तो बेसिकली रोहन का फायदा कितना हुआ, 500 रुपए का रोहन को फायदा हुआ। रोहन कौन है, यूनिट होल्डर है। तो लोगों ने कहा कि भाई एनएवी का मतलब क्या होता है, एनएवी का मतलब ये होता है कि भाई यूनिट होल्डर अगर आज के दिन पे अपनी यूनिट बेचता है तो एक यूनिट पे उसको जो है कितना पैसा मिलेगा। कैसे निकालेंगे, ऑल द एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सारे के सारे एसेट्स को अपन ऐड करेंगे, उसमें से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एनएवी रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फंड, ठीक है ना, लेस द टोटल लायबिलिटीज अट्रिब्यूटेबल टू दोज एसेट्स ऑन पर यूनिट बेसिस। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जो म्यूचुअल फंड के आज के दिन पे एसेट्स हैं, आज अपन देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अच्छा मार्केट वैल्यू क्यों देखते हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर आज के दिन पे म्यूचुअल फंड क्या करता है, सारे के सारे एसेट्स को बेच देता है तो उसको जो है कितना पैसा मिलेगा। अच्छा आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपकी एनएवी है वो हर दिन बदलेगी, आपकी जो एनएवी है वो हर दिन बदलेगी। अच्छा हर दिन क्यों बदलेगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आज के दिन पे रिलायंस के शेयर का प्राइस 100 रुपए है, हो सकता है कल के दिन पे क्या हो जाए, रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है कितना हो जाए, रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है 150 हो जाए, तो अगले दिन की जो एनएवी है, अगले दिन की एनएवी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा अगले दिन की एनएवी का मतलब ये है कि भाई अगले दिन अगर यूनिट होल्डर क्या करता है, इस यूनिट को बेचता है तो एक यूनिट के बदले में उसको कितना पैसा मिलेगा। तो लोगों ने वही कहा कि जो आपकी एनएवी है वो क्या होगी, डेली बदलेगी। आज के दिन की एनएवी, आज के दिन की एनएवी विल नॉट बी एनएवी टुमारो और डे लेटर, क्योंकि बेसिकली हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी या फिर कम होती रहेगी। अच्छा एनएवी फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन डेली बेसिस, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एनएवी जो है पर यूनिट के बेसिस पे कंप्यूट करी जाती है, कैसे कंप्यूट करोगे, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। अपन ये देखेंगे कि भाई आज के दिन पे जो म्यूचुअल फंड है, आज के दिन पे जो म्यूचुअल फंड है उसके नेट एसेट्स क्या है, नेट एसेट का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। अपन ये देखेंगे भी म्यूचुअल फंड में टोटल यूनिट्स कितनी है, तो अपन को क्या मिल जाएगा, पर यूनिट की एनएवी मिल जाएगी। अच्छा नेट एसेट कैसे निकालोगे भाई, नेट एसेट कैसे निकालोगे मैंने आपको समझाया, सारे के सारे एसेट्स में से अपन क्या करेंगे, लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। तो देखो भाई म्यूचुअल फंड के क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं, भाई म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो उसके अपन क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। अच्छा मैं ये देखूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड को जो है बेसिकली अदर एसेट्स क्या है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स है क्या, किसी से पैसा मिलना है क्या, तो वो भी उसके एसेट की है ना। इसी तरह से म्यूचुअल फंड की अदर अक्रूड इनकम वो भी क्या है, उसकी एसेट्स है। फिर अदर एसेट्स कोई और दूसरे एसेट्स है वो भी क्या है, म्यूचुअल फंड का एसेट है, इंक्लूडिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो बेसिकली क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी क्या है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड का एसेट है। मतलब मोटा मोटा अपन को क्या करना है, सारे एसेट्स को ऐड करना है। आपने सारे एसेट्स को ऐड करा, अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को लेस करेंगे। अच्छा अपन क्या करेंगे, पेबल्स को लेस करेंगे, अदर लायबिलिटीज को लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है बेसिकली मिल जाएगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को डिवाइड करना, नेट एसेट को क्या करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से, तो आपको जो है बेसिकली वैल्यू पर यूनिट मिल जाएगी, एनएवी पर यूनिट। डन। अच्छा अब क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकाला जाएगा समझना। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। अच्छा ये फॉर्मेट जो है अपन ने कहां से लिया है, आईसीआई मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो आपको जो है पता चलेगा, ये वाला फॉर्मेट जो है उस क्वेश्चन में यूज हो रखा है। अच्छा अपन को जो है क्या करना है, कैश बैलेंस निकालना है, अपने को जो है क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकाल सकते हो, तो देखो अपन ये देखेंगे कि भाई इनिशियली जब म्यूचुअल फंड ने क्या करा था, यूनिट्स इशू करी थी तो उसको कितना पैसा मिला था, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड को जो है बेसिकली 100 यूनिट्स इशू करने पे 1000 रुपए मिले। अच्छा इनिशियली उसके 10 रुपए के एक्सपेंस चले गए, या फिर अपन ले लेते हैं 100 रुपए के उसके खर्चे हो गए। अच्छा इनिशियली उसने क्या करा, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड ने क्या करा, अपनी जो है यूनिट्स इशू करी, उसको जो है 1000 रुपए मिले, तो उसके पास कैश आया, बैंक आया, बैंक में पैसा आया, 1000 रुपए में से 100 रुपए का खर्चा हो गया, 500 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद बैंक बैलेंस कितना बचा, उसके बाद जो है बैंक बैलेंस बचा कितने का, 400 रुपए का। उसके बाद बैंक बैलेंस कितना बचा, 400 रुपए का बचा। अच्छा अब हो सकता है कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा था वो मैंने बेच दिया तो मुझे पैसा मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, सिक्योरिटीज को बेचा है तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैंने उसको क्या करा, ऐड कर दिया। अच्छा अगर अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर अपने को डिविडेंड मिलता है तो अगेन अपना क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कोई सिक्योरिटीज को परचेज करता हूं, अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल बाद में कोई सिक्योरिटीज को परचेज करता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, मैंने क्या करा, लेस करा। मैंने कोई खर्चे पे करे होंगे तो उससे क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। इसी तरह से अगर मैंने क्या करा है, अपने यूनिट होल्डर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी है, मतलब यूनिट होल्डर्स को मैंने क्या करा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, यूनिट होल्डर्स को मैंने क्या करा, कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूट करा, तो मोटा मोटा मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस मिल जाएगा। अच्छा ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस अपन क्या करेंगे, ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है अपन नेट एसेट के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ गई आपको, ईजी है। अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर, आपको समझता होगा कि भाई म्यूचुअल फंड ने क्या कर रखा है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ने क्या कर रखा है, रिलायंस और टाटा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा रिलायंस और टाटा वाली कंपनी क्या करती है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो म्यूचुअल फंड के पास आएगा, और म्यूचुअल फंड से किसके पास जाएगा, यूनिट होल्डर के पास जाएगा। तो अगर बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करती है, यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उससे होगा क्या, सीधी सी बात है, बैंक बैलेंस कम होगा। अच्छा
कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात ये है कि भाई अपन ये देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है उसने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करा होगा इनिशियली, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई उसने इन्वेस्टमेंट कितने पे करा था, 600 रुपए पे करा था। आज के दिन पे उसकी वैल्यू कितनी, 1000 रुपए है। तो फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे अगर क्या करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, ये जो रिलायंस का शेयर है 1000 रुपए में बेच देता है, 1000 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। तो बेसिकली खरीदा कितने में था म्यूचुअल फंड ने, 600 में, बेचा कितने में, 1000 में। तो 400 रुपए का म्यूचुअल फंड को फायदा हुआ ना। अच्छा, अगर म्यूचुअल फंड क्या करती है, इस फायदे को आज के दिन पे या फिर क्या करती है, इस साल बेसिकली यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उससे क्या होगा, अगेन उससे अगेन जो है बेसिकली ये जो बैंक बैलेंस से क्या होगा, कम होगा। तो कैपिटल गेन्स का मतलब समझ में आया। कैपिटल गेन्स का मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, अगर म्यूचुअल फंड उसको क्या करती है, बेचती है, तो सीधी सी बात है म्यूचुअल फंड को फायदा होगा। म्यूचुअल फंड को क्या होगी, इनकम होगी। जो इनकम होती है वही किसको मिलती है, यूनिट होल्डर्स को मिलती है ना। इतनी बात समझता है आपको। तो अभी अपन ने ये देखा, कि भाई एनएवी किस तरह से निकाल सकते हो आप। अभी अपन ने देखा कि भाई एनएवी जो है किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, ये जो अपने को जो है म्यूचुअल फंड का क्या दे रखा था, ये जो अपने को म्यूचुअल फंड का बैलेंस शीट दे रखा था, अपन अज्यूम करते हैं कब का है ये अपन अज्यूम करते हैं 31 ऑफ मार्च 2024 का है। 31 ऑफ मार्च 2024 का है। अच्छा, अगर मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे एनएवी कितनी निकल के आई, ये जो एनएवी है ये कब की है, ये जो एनएवी है 31 ऑफ मार्च 2024 की है, 31 ऑफ मार्च 2024 की है। अच्छा, अगर मैं जो है बेसिकली एनएवी निकालना चाहूँ कब की, 31 ऑफ मार्च 2025 की, तो क्या आप जो है 31 ऑफ मार्च 2025 की एनएवी निकाल सकते हो क्या? अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, आपको जो है सिंपल सी बेसिकली 31 ऑफ मार्च 2025 को ये देखना है कि भाई म्यूचुअल फंड के सारे एसेट्स कितने हैं। अच्छा, एसेट्स में से अपन क्या करेंगे, लायबिलिटीज को लेस करेंगे, तो आपको जो है बेसिकली नेट एसेट्स मिल जाएंगे। नेट एसेट को डिवाइड करना कि भाई आज के दिन पे बेसिकली टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी है, आज के दिन पे टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएवी एज ऑन 31/3/2025 मिल जाएगा। ये तो था एक तरीका। क्या तरीका बताया मैंने भाई, सिंपल सी बात ये है कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली 31 ऑफ मार्च 2025 पे बैलेंस शीट बनाओ। 31 ऑफ मार्च 2025 पे क्या करो, बैलेंस शीट बनाओ, सारे के सारे एसेट्स ले लो, सारी की सारी लायबिलिटीज ले लो। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दोगे तो आपको जो है बेसिकली मिल जाएगा कि भाई आज के दिन पे पर यूनिट की वैल्यू कितनी है। अच्छा, एक दूसरा तरीका हो सकता है, कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली 31 ऑफ मार्च 2024 की एनईवी निकालो। 31 ऑफ मार्च 2024 की एनईवी कितनी थी, 15 रुपए थी। 31 ऑफ मार्च 2024 की एनईवी कितनी थी, 15 रुपए थी। अच्छा अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं जो है बेसिकली इस एनएवी को आज के दिन पे मतलब बेसिकली 31 ऑफ मार्च 2024 पे जितने यूनिट्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, टोटल यूनिट्स इनटू एनएवी एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2024 कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि भाई आपके नेट एसेट्स एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2024 कितने हैं। बात समझ में आई। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आप क्या करते हो, टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हो एनएवी जो बेसिकली 31 मार्च 2024 पे थी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके जो नेट एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स हैं एज एट 31 ऑफ मार्च 2024 कितने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली 31 ऑफ मार्च 2025 की करनी है, एनएवी निकालनी है। तो तरीका क्या है, तरीका सिंपल सा था कि मैं ये देखूंगा कि भाई 31 ऑफ मार्च 2025 को जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड की नेट एसेट्स कितने हैं। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या करो, डायरेक्टली 31 मार्च 2025 पे जो भी एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज को लेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नेट एसेट्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्या करो, नेट एसेट्स निकालो कब के, आप जो है नेट एसेट्स निकालो 31 मार्च 2024 के। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि भाई बेसिकली मेरा जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसमें चेंजेस क्या आया, ड्यूरिंग द ईयर 25। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि भाई एनएवी एज ऑन एनएवी नहीं, नेट एसेट एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2025 कितने हैं। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तरीका क्या है, सिंपल सा बात ये है कि भाई या तो आप क्या करो, डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर आपको जो है क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आपको जो है 31 ऑफ मार्च 2025 के जो है नेट एसेट्स दे रखे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, नेट एसेट्स निकालोगे। लेकिन लेटर से सपोज आपको एनएवी निकालनी है 31/3/2025 की, लेकिन 31/3/2025 पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है वो आपको नहीं बता रखा, लेकिन आपको जो है ये बता ररखा है कि भाई आपका जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, एज ऑन 31 मार्च 2024 कितना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली 31 मार्च 2024 पे जो नेट एसेट है वो निकाल लो। फिर अपन को क्या करना है, फिर अपन को बेसिकली ये देखना है कि भाई पूरे साल में, मतलब पूरे साल बोले तो 31 ऑफ मार्च 2025 जो ईयर है, मतलब एक साल में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कितना चेंजेस आया, उसको क्या करो, उसको जो है बेसिकली इस नेट एसेट में एडजस्ट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नेट एसेट एज ऑन 31/3/2025। लॉजिकली बात समझ में आ गई। अब देखो कंसेप्ट समझ लिया, अब अपन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, 31 ऑफ मार्च 2025 की एनएवी निकालनी है, 31 ऑफ मार्च 2025 की करनी है, एनएवी निकालनी है। 31 ऑफ मार्च 2025 की एनएवी निकालने के लिए आपको 31 ऑफ मार्च 2025 का क्या चाहिए होगा, नेट एसेट चाहिए होगा। क्या चाहिए अपने को, आप उनको जो है बेसिकली नेट एसेट चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कहा, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई देखो कि भाई आपको क्या करना है 31 ऑफ मार्च 2025, तो मैं इसको जो है शॉर्ट में क्या बोलूंगा 2025, आपको जो है 2025 की एनएवी निकालनी है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, आपको जो है डिटेल्स बता रखी है ओपनिंग एनएवी की, ओपनिंग एनएवी की। तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप जो है क्लोजिंग एनएवी कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहला जो है आप क्या करोगे, नेट एसेट्स निकालोगे। सबसे पहला क्या करोगे आप काम, सबसे पहला काम करोगे नेट एसेट्स निकालोगे एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2024। कैसे निकाल सकते हो, मैं ये देखूंगा कि भाई
मेरे पास जो है ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी इनटू ओपनिंग एनएवी, मतलब बेसिकली मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे पास जो है पिछले साल में जो है टोटल यूनिट्स कितनी थी इनटू पिछले साल की एनएवी कितनी है, पिछले साल की एनएवी कितनी है। यहाँ पे देखो 31 मार्च 2024 की एनएवी, 31 मार्च 2024 की एनएवी है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 2024 की ईयर एंड की एनएवी, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि भाई 1 2024 की एनएवी कितनी है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ओपनिंग एनएवी कह सकता हूँ, करंट ईयर की मैं क्या कह सकता हूँ, ओपनिंग एनएवी भी कह सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले जो है मैंने बेसिकली क्या करा, नेट टेस्ट निकाले, मैंने जो है नेट टेस्ट निकाले एज ऑन 31/3/2024। कैसे निकलेंगे भाई, टोटल यूनिट्स इनटू क्या करूंगा, इनटू जो है करोगे आप बेसिकली एनएवी कितनी थी, तो मैंने क्या करा, ओपनिंग यूनिट्स इनटू मैंने क्या करा, ओपनिंग एनएवी करा। देखो क्या करा मैंने, ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओपनिंग एनएवी करा। तो आपको क्या मिल गया, आपको ये पता चल गया कि भाई ओपनिंग में जो है आपके बेसिकली नेट एसेट्स कितने हैं। आपको जो है ये पता चल गया कि भाई आपके ओपनिंग में नेट एसेट कितने हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि भाई बेसिकली आपका जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, आपको जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसमें क्या क्या चेंजेस आया उसको क्या करो, एड और लेस कर दो। तो देखो अगर आपको जो है करंट में इनकम हुई है तो आपकी जो है एसेट बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने क्या करा है करंट में जो है बेसिकली नए यूनिट्स इशू करें तो अगेन आपके क्या होंगे, एसेट्स बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपका करंट में क्या हुआ है, करंट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, करंट में जो भी आपने क्या कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो जितनी वैल्यू बढ़ी है उसको मैं करूंगा ऐड कर दूंगा। इसी तरह से करंट में अगर आप क्या करते हो, इनकम को कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके एसेट्स कम होंगे, आपने क्या करा, लेस कर दिया। करंट में अगर आपने क्या करे, बेसिकली यूनिट्स रीपर्चेस करिए, मतलब बेसिकली आपने यूनिट्स को रिडीम कर लिया है, बेसिकली यूनिट्स को क्या कर रहा है, रिडीम कर लिया, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा तो उसको क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है बेसिकली पता चल जाएगा कि भाई 31 मार्च 2025, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 31 मार्च 2025 में आपके जो है नेट एसेट्स कितने थे। उसको क्या करोगे, उसको जो है बेसिकली क्लोजिंग यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग एनएवी मिल जाएगा। तो लॉजिकली मैंने आपको जो है कंसेप्ट समझा दिया, लॉजिकली जो है मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि भाई जो आप एनएवी वो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप जो है एनएवी वो कैसे निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई एग्जाम में जो है अपनी कैलकुलेशन, अपना जो आंसर है एक्यूरेट आए, उसके लिए आप क्या करना, उसके लिए जो है बेसिकली जो भी आप एनईवी निकालते हो और जो भी आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आएगी, ठीक है ना, अगर वो डेसिमल्स में तो उसको 2 डेसिमल तक रखना। तो एनईवी एंड नंबर ऑफ यूनिट्स शुड बी टेकन इन 2 डेसिमल्स अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं कर रखा कि भाई आपको कितने डेसिमल्स लेने हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो एनईवी है और जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको 2 डेसिमल्स तक रखना, तो आपका जो आंसर है एक्यूरेट आएगा। डन। अब देखो, अब बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है ना। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एंट्री एंड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड। एंट्री एंड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड ये क्या है, बेसिकली एक तरह का ब्रोकरेज है, एक तरह का क्या है, ब्रोकरेज है। अच्छा आज जो है क्या होता है, आज जो है बेसिकली मैं इधर ले लेता हूँ शाहरुख खान, ठीक है ना। आज जो है शाहरुख खान इस म्यूचुअल फंड के पास जाता है, इस म्यूचुअल फंड के पास जाता है और म्यूचुअल फंड को बोलता है कि मुझे आपकी 1 यूनिट खरीदनी है, मुझे क्या करना है, आपकी 1 यूनिट खरीदनी है। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड बोलेगा अच्छा आज की डेट क्या है, आज की डेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ 31/3/2024 है। तो शाहरुख खान जो है बेसिकली इस म्यूचुअल फंड के पास जाता है, म्यूचुअल फंड को बोलता है कि भाई देखो मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे जो है 1 यूनिट क्या करनी है, आपसे खरीदनी है। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, देखो आज की जो है एक दिन, आज की जो है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। तो आपको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 15 रुपए देने पड़ेंगे। आपको हमें क्या करना पड़ेगा, 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो शाहरुख खान ने बोला कि भाई ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको जो है 15 रुपए देने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। तो शाहरुख खान जब क्या करेगा, 1 यूनिट खरीदेगा म्यूचुअल फंड की, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, 15 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड है, इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड है वो ये कहता है कि भाई देखो हम जो है आपको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिट्स दे देंगे, लेकिन हम आपसे जो है बेसिकली ब्रोकरेज भी चार्ज करेंगे, ठीक है ना, ब्रोकरेज भी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान बोलेगा कि भाई ठीक है मेरे को आपसे जो है 1 यूनिट खरीदनी है, ठीक है ना, तो मैं जो है 15 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, आप जो है अपने ब्रोकरेज का चार्जेस बता दो। तो म्यूचुअल फंड बोलता है कि भाई देखो हमारा जो ब्रोकरेज का चार्जेस है वो कितना है, हमारा जो ब्रोकरेज का चार्जेस है अपन अज्यूम करते हैं सिंपलिसिटी पर्पस के लिए कितना है, 10% है। इसका मतलब क्या है कि भाई शाहरुख खान को जो है 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, इसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, 15 का 10% कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एसआरके को जो है 1 यूनिट कितने की पड़ी, 16.5 की पड़ी। 1 यूनिट कितने की पड़ी, 16.5 की पड़ी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्री लोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्री लोड। पढ़ो इन लोगों ने कहा कि भाई एंट्री लोड का मतलब क्या होता है, एंट्री लोड का मतलब होता है, ठीक है ना, एंट्री लोड और एग्जिट लोड का मतलब होता है चार्जेस, ठीक है ना, जो एक बंदा पे करता है वाइल बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी, बाय बाइंग एंड सेलिंग द फंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो एंट्री लोड इज अ परसेंटेज ऑफ एनएवी दैट अ यूनिट होल्डर पेज वाइल परचेजिंग अ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड यूनिट। तो बेसिकली एनएवी प्लस मैं क्या करूंगा, एंट्री लोड करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इशू प्राइस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अपने केस में म्यूचुअल फंड ने क्या करा, 1 यूनिट इशू करी एसआरके को, और 1 यूनिट के बदले में कितना लिया, 16.5 लिया। 16.5 कैसे निकल के आया, एनएवी में मैंने क्या करा, एंट्री लोड को ऐड करा। और एंट्री लोड क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड का एक तरह का चार्जेस है, एक तरह का जो है ब्रोकरेज चार्जेस है। तो आप जो है क्या करते हो, जब शेयर परचेज करते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, एसटीडी पे करना पड़ता है। उसी तरह से इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। डन, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई आपका एंट्री लोड क्या होता है। अब बात करते हैं अपन एग्जिट लोड की, देखो एग्जिट लोड का मतलब क्या है समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई रोहन के पास जो है क्या है, 100 यूनिट्स है। रोहन के पास जो है क्या है, बेसिकली इस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स है, ठीक है ना। अच्छा, रोहन इस म्यूचुअल फंड को बोलता है कि भाई देखो मुझे क्या करना है, एक यूनिट क्या करनी है, 1 यूनिट जो है बेसिकली रिडीम करवानी है।
एक यूनिट क्या करनी है, रिडीम करानी है। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड बोलेगा कि देखो आज के दिन पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हो, एक यूनिट को बेचते हो तो हम आपको क्या करेंगे, 15 रुपए देंगे। हम आपको क्या करेंगे, 15 रुपए देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आज के दिन की एनएवी कितनी है, 15 रुपए। रोहन क्या करता है, एक यूनिट को बेचना चाहता है, ठीक है ना। आज के दिन पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड बेसिकली रोहन से एक यूनिट लेगा और रोहन को जो 15 रुपए दे देगा। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड ये बोलेगा कि भाई देखो हमारा जो ब्रोकरेज चार्जेस वो कितना है, 10% है। हमारा जो ब्रोकरेज चार्जेस वो कितना है, 10% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो रोहन है वो क्या कर रहा है, एक यूनिट्स बेसिकली रीपर्चेस कर रहा है। तो रोहन को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ब्रोकरेज चार्जेस कितना निकल के आएगा, 15 का 10%। 15 का 10% कितना हो जाएगा, 15 का 10% हो जाएगा बेसिकली 1.5। 15 का 10% कितना हो गया, 1.5 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है, रोहन को 15 रुपए मिलेंगे और रोहन 1.5 रुपीज देगा। तो उनको 15 रुपए मिलेंगे और उनको क्या करना पड़ेगा, 1.5 रुपीज जो है देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, डायरेक्टली 15 रुपए में से 1.5 रुपीज काट लेगा और जो बैलेंस है 13.5 वो किसको दे देगा, रोहन को दे देगा। बाकी जो बैलेंस है 13.5 वो किसको दे देगा, रोहन को दे देगा। लॉजिकली बात समझ आ गई। लॉजिकली जो है अपन ने बात समझ ली। अपन ने क्या देखा, अपन ने जो है सिंपल से बात ये देखा कि भाई एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि जब रोहन क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को रीपर्चेस कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो उसका ब्रोकरेज है वो कटता है, जो उसका ब्रोकरेज है वो क्या होता है, कटता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करेगा, 15 रुपए रोहन को देगा और 1.5 रुपीज ब्रोकरेज कलेक्ट करेगा। तो बेसिकली सीधा सा तरीका क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड क्या करे, डायरेक्टली 13.5 ही क्या करे, 13.5 ही रोहन को दे दे। तो बेसिकली जो एंटी लोड होता है, जो एंटी लोड होता है वो भी किसको बेयर करना पड़ता है, जो आपका यूनिट होल्डर है उसको बेयर करना पड़ता है। तो देखो क्या दे रखा है, एंटी लोड का मतलब क्या होता है, सॉरी एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड इज अ परसेंटेज ऑफ एनईवी, ठीक है ना, दैट द यूनिट होल्डर हैज टू पे व्हाइल रीपर्चेसिंग और रिडीमिंग अ म्यूचुअल फंड यूनिट। तो बेसिकली एनईवी में से जैसे ही मैं क्या करूंगा, एग्जिट लोड को लेस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिडेम्पशन प्राइस मिल जाएगा। तो अपने केस में क्या था, 15 माइनस 1.5, 15 माइनस 1.5, तो रिडेम्पशन प्राइस कितना हो गया, 13.5 हो गया। तो आज के दिन पे रोहन को जो है बेसिकली एक यूनिट के बदले में इफेक्टिवली कितना मिला, 13.5 रुपीज मिले। डन है, बात समझ में आ गई। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक जो है अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आईसीआई ने अपने एग्जांपल में दे रखा है, आईसीआई ने अपने जो है मटेरियल में दे रखा है, पढ़ना। ऑलराइट, देखो अभी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। रोहन है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स करके एक पर्सन है, मिस्टर एक्स करके पर्सन है, उसके पास जो है 100 रुपया है, ठीक है ना, उसके पास ₹100 है। क्या है, ₹100 है। अब देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स अर्न्स 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली अगर मिस्टर रोहन या मिस्टर एक्स क्या करता है, ये 100 रुपए को डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में लगाता है, तो उसको क्या मिलेगा, 10 रुपए का 10% का रिटर्न मिलेगा। तो 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% हो गया 10 रुपए, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। तो रोहन अगर क्या करता है, डायरेक्टली इक्विटी शेयर में पैसा लगाता है, तो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे उसको जो है 10% रिटर्न मिलेगा, बेसिकली उसको 10 रुपए मिलेगा। अच्छा, वो सोच रहा है, ठीक है ना, वो सोच रहा है कि एक काम करते हैं, पैसा जो है इक्विटी शेयर्स में ना लगा के अपन क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली फ्लोटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, जहां पर इनिशियल एक्सपेंसेस कितने हैं, 6% है। इसका मतलब क्या है कि उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, ये 100 रुपए जो है क्या करता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ। तो उसने क्या करा, ये 100 रुपए जो है म्यूचुअल फंड वालों को दे दिए। ये 100 रुपए क्या करें, म्यूचुअल फंड वालों को दे दिए। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई जो म्यूचुअल फंड है उसके इनिशियल एक्सपेंसेस कितने हैं, 6% है। इसका मतलब ये कि भाई जब म्यूचुअल फंड ने यूनिट इशू करी होगी, जब म्यूचुअल फंड ने क्या करा होगा, यूनिट्स को इशू करा होगा, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपए आए, म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपए आए, लेकिन बेसिकली 6 रुपए उसकी जेब से चले गए, 6 रुपए उसकी जेब से चले गए, क्योंकि बेसिकली 6% क्या है, 6% जो है इनिशियल एक्सपेंसेस है। तो म्यूचुअल फंड ने यूनिट इशू करी, म्यूचुअल फंड ने क्या करा, यूनिट इशू करी, उसका 100 रुपए आए, 6 रुपए उसकी जेब से चले गए। तो म्यूचुअल फंड नेट कितना आया, म्यूचुअल फंड के पास जो है नेट आया 94 रुपीज, म्यूचुअल फंड के पास नेट कितना आया, 94 रुपीज आया। अच्छा, अब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है ना, जो म्यूचुअल फंड है उसके हर साल के खर्चे कितने हैं, 2% है। हर साल के रिकरिंग खर्चे कितने हैं, हर साल के रिकरिंग खर्चे हैं 2%। अच्छा, अब इन लोगों ने ये कहा कि भाई म्यूचुअल फंड करंट ईयर में कितना पैसा कमाए, म्यूचुअल फंड करंट ईयर में जो है कितना पैसा कमाए कि जो मिस्टर एक्स है उसको जो है 10% रिटर्न मिल जाए। अच्छा, मिस्टर एक्स ने पैसा कितना लगाया था, मिस्टर एक्स ने जो है बेसिकली पैसा लगाया था 100 रुपए। मिस्टर एक्स ने जो है म्यूचुअल फंड को 100 रुपए दिए और उससे जो है एक यूनिट ले ली। अच्छा, अब ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अपना म्यूचुअल फंड है वो कितना पैसा कमाए, वो जो है कितना पैसा कमाए कि जो मिस्टर एक्स है उसको इफेक्टिवली 10% रिटर्न मिल जाए। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई मिस्टर एक्स ने 100 रुपए लगाए थे, उसको जो है 10% रिटर्न चाहिए, मतलब बेसिकली वो जो है मिस्टर एक्स वो चाहता है कि भाई उसको 10 रुपए मिले, वो चाहता है उसको 10 रुपए मिले। अब म्यूचुअल फंड को ये देखना है कि भाई करंट ईयर में मैं कितना पैसा कमाऊं, करंट ईयर में जो है मैं कितना पैसा कमाऊं कि जो मिस्टर एक्स है उसको 10 रुपए मिल जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे आप एक चीज बताओ, भाई म्यूचुअल फंड के पास आया था पैसा 94 रुपीज। अच्छा, म्यूचुअल फंड को क्या करना है, 10 रुपए का जो है बेसिकली क्या करना है, 10 रुपए का जो है इनकम कमाना है, 10 रुपए का क्या करना है, इनकम कमाना है। तो 10 डिवाइड बाय 94 इंटू 100 करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा, मुझे जो है ये पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड को करंट में कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा। तो देखो 10 डिवाइड बाय 94 इंटू मैं 100 करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 10.64%। कितना निकल के आ गया, 10.64% निकल के आ गया। मतलब करंट ईयर में अगर क्या करता है म्यूचुअल फंड 10.64% कमाता है,
तो बेसिकली उसको जो है 10 रुपए मिलेंगे, उसको जो है किसको 10 रुपए मिलेंगे, म्यूचुअल फंड को 10 रुपए मिलेंगे, फिर वो म्यूचुअल फंड क्या कर पाएगा, मिस्टर एक्स को 10 रुपए दे पाएगा, ठीक है ना। अच्छा 10/94 इसलिए करा क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उसको तो 94 रुपीज ही मिले हैं ना, उसको जो है 94 रुपीज मिले हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा 94 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। अच्छा उसको जो है 94 रुपीज पे 10.64% कमाना पड़ेगा, तब जाके म्यूचुअल फंड के पास 10 रुपए आएंगे, तब जाके म्यूचुअल फंड के पास क्या आएंगे 10 रुपए आएंगे, तब जाके वो क्या कर पाएगा 10 रुपए मिस्टर एक्स को दे पाएगा। अच्छा 10 रुपए उसने क्या करें मिस्टर एक्स को दे दिए, तब जाके जो मिस्टर एक्स है उसका रिटर्न कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अच्छा अब इन लोगों ने एक और चीज कही कि जो म्यूचुअल फंड के खर्चे हैं वो हर साल कितने हैं 2% है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा 2% एक्स्ट्रा भी कमाना पड़ेगा, 2% क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा भी कमाना पड़ेगा। तो उसका टोटल जो है म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना होना चाहिए करंट ईयर में, टोटल जो है म्यूचुअल फंड का रिटर्न होना चाहिए 12.64%, टोटल रिटर्न कितना होना चाहिए 12.64% होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह कि करंट ईयर में म्यूचुअल फंड को 94 रुपीज मिले थे, करंट ईयर में म्यूचुअल फंड को कितने मिले थे 94 रुपीज मिले थे, 94 पे उसको जो है 12.64% कमाना पड़ेगा, 94 पे उसको क्या करना पड़ेगा 94 पे उसको जो है करंट ईयर में 12.64% कमाना पड़ेगा। तो कितना आएगा करो उसको 94 का मैं करता हूं, ठीक है ना, 12.94 का करा मैंने 12.64%, कितना हो गया ये हो गया बेसिकली मेरा 11.88, कितना हो गया 11.8816, मतलब म्यूचुअल फंड के पास 11.8816 आया। अच्छा म्यूचुअल फंड के इन लोगों ने खर्चे बता रखे कितने, म्यूचुअल फंड के जो है इन लोगों ने खर्चे बता रखे 2%, मतलब बेसिकली उसने क्या करा होगा म्यूचुअल फंड ने 94 रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट करा होगा, तो 94 रुपीज का 2% उसको खर्चा भी पे करना पड़ा होगा। तो 94 का 2% कितना होता है, 94 का 2% होता है 1.88, कितना होता है 1.88। इसका मतलब क्या है तो म्यूचुअल फंड ने करंट में कमाए होंगे कितने 11.8816। अच्छा उसका खर्चा कितना हो गया, उसका खर्चा हो गया बेसिकली 1.88, तो 11.8816 माइनस मैंने करा 1.88, तो कितना निकल के आ गया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया 10.0016। अब ये जो 10.0016 है अपन क्या कर पाएंगे मिस्टर एक्स को दे पाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई, आपको जो है बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो है अपने को बेसिकली ये निकालना है कि भाई म्यूचुअल फंड कितना पैसा कमाए, म्यूचुअल फंड जो है कितना पैसा कमाए करंट टर्म में, जिससे कि जो मिस्टर एक्स है जिससे कि मिस्टर एक्स है उसको जो है क्या हो जाए 10% रिटर्न मिल जाए। अच्छा मिस्टर एक्स को जो है रिटर्न कितना चाहिए 10% चाहिए। तो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया, मैंने जो है आपको लॉजिकली समझा दिया कि भाई 12.64 कैसा आया, 12.64 कैसा आया, देखो अपना आंसर क्या निकल के आएगा 12.64। अच्छा जो मैंने करा है इधर, जो मैंने इधर करा है वही तो इन लोगों ने इधर कर रखा है, देखो फॉर्मुला भी वही दे रखा है, उन लोगों ने क्या कर रखा है फॉर्मुला भी वो दे रखा है। इन लोगों ने कहा कि भाई 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इनटू रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए 10 रुपीज चाहिए, यूनिट होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए 10 रुपीज चाहिए, तो मैंने क्या करा 10 ऊपर लिख लिया। अच्छा डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, आपके जो इनिशियल एक्सपेंसेस वो कितने हैं 6% है, आपके जो इनिशियल एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 6% है। तो बेसिकली 1 माइनस मैं क्या करता हूँ 1 माइनस आप क्या करो 1 माइनस जो है बेसिकली 0.6 करो, या फिर अगर आप 100 रुपए अज्यूम करते हो तो 100 रुपए माइनस 6 कर दो, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भाई 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, तो बेसिकली ये लोग जो है 1 रुपया अज्यूम कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं 1 रुपया अज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा 6% कितना होता है 1 का 6% जो होता है 1 का 6% जो होता है 0.06, राइट। तो मैंने क्या करा 1 डिवाइड बाय 1.06 करा। अच्छा प्लस मैंने क्या करा रिकरिंग खर्चा कर दिया, प्लस आपने क्या करा रिकरिंग खर्चा कर दिया, तो रिकरिंग खर्चा कितना हो गया, रिकरिंग खर्चा हो गया बेसिकली आपका 2%, तो आपका रिटर्न कितना निकल के आ गया 12.64 निकल के आ गया। तो लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई, मैंने आपको जो है लॉजिक तरीका बता दिया। भाई आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली जो है बेसिकली मैंने जो बताया वो फॉलो कर सकते हो, मैंने जो बताया आप क्या कर सकते हो वो फॉलो कर सकते हो। आपको जो है क्या करना पड़ेगा ये फॉर्मुला भी लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मुला भी लिखना पड़ेगा ताकि जो है बेसिकली आपको एग्जाम में नंबर मिले। जो ये फॉर्मुला है एक्जैक्टली वही चीज मैंने इधर कर रखी है, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय यूनिट होल्डर कितना है 10, ठीक है ना, डिवाइड बाय बेसिकली अपना खर्चा कितना है, अपना जो है मोटा मोटा बेसिकली खर्चा कितना है 6% है। अपन ने जो है इधर 100 रुपए अज्यूम करे थे, ठीक है ना, अपन ने जो है इधर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अज्यूम करा था, तो 100 माइनस 6% कितना होता है 94 होता है। तो 10 डिवाइड बाय 94 इंटू 100 प्लस मैंने करा रिकरिंग खर्चा कितना है, रिकरिंग खर्चा है 2%, तो कितना निकल के आ गया 12.64 निकल के आ गया। लॉजिकल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको जो है क्या करनी पड़ेगी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपसे जो है एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है, इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा फोर्स, लेकिन बिल्कुल एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है। अब एक और चीज समझना, अब जो है एक और चीज समझना, आपको जो क्या करना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। अच्छा सीधी सी बात ये है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब ये है कि भाई जो रोहन ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था उसका जो है बेसिकली कितना रिटर्न निकल के आ रहा है, उसका जो है कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। अपन अज्यूम करते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई रोहन ने क्या करा था, रोहन ने बेसिकली 1000 रुपये का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा था, रोहन ने जो है क्या करा था 1000 रुपये का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा था। अच्छा रोहन क्या करता है अगर आज के दिन पे जो है अपनी 1000 की 1000 यूनिट्स को बेच देता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा भाई, एक यूनिट पे जो है उसको फायदा कितना है, एक यूनिट पे उसका फायदा है 1500, सॉरी एक यूनिट पे 15 रुपये का फायदा है, तो 100 यूनिट पे फायदा कितना हुआ 1500 का फायदा हुआ। तो मोटा मोटा उसने लगाए कितने थे, उसने लगाए थे बेसिकली 1000, उसको मिले कितने 1500, तो उसको फायदा कितना हुआ 1500 माइनस 1000 डिवाइड में मैंने क्या करा 1000 करा, डिवाइड बाय 1000 करा इंटू 100 करा, तो आपको क्या मिल जाएगा आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई जो रोहन ने ये रिटर्न कमाया ये 3 महीने में कमाया था, जो रोहन ने ये रिटर्न कमाया वो क्या करा था 3 महीने में कमाया था, 3 मंथ्स का रिटर्न है, ये क्या है 3 मंथ्स का रिटर्न है। तो क्या मैं 3 मंथ्स का रिटर्न जो है परसेंटेज में निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। भाई रोहन ने 1000 लगाया
उसको फायदा कितना हो रहा है, 500 को फायदा हो रहा है, तो 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है, 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करा, तो मुझे ये पता चला कि भाई रोहन का जो रिटर्न है, जो रोहन का जो 3 महीने का रिटर्न है, तो रोहन का जो बेसिकली 3 महीने का रिटर्न है वो कितना है, 3 महीने का रिटर्न है 50%, 3 महीने का रिटर्न कितना है 50% है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको जो है अपन ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, कि रोहन ने जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड की यूनिट को जब तक होल्ड करा तब तक उसका रिटर्न कितना निकल के आया। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालोगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न अपन कैसे निकालेंगे, अपन ये देखेंगे कि भाई अपन ने जो है यूनिट्स खरीदी कितने पे दी, आपने जो है बेसिकली यूनिट खरीदे पे कितनी दी, आपने जो है यूनिट्स बेसिकली बेची कितने पे है, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हुआ, फायदा हो गया, इनटू मैंने क्या करा, नंबर ऑफ यूनिट्स करा, तो बेसिकली आपका ये टोटल फायदा आ गया। अपन ये देखेंगे जो अपन ने क्या करी थी, यूनिट्स परचेज करी थी, क्या उस पर अपने को जो है बेसिकली कोई इनकम हुई है क्या, डिविडेंड और कैपिटल गेन की, ये भी क्या है आपका फायदा है, डिवाइड बाय आपने जो है टोटल पैसा कितना लगाया था, इनटू क्या करा आपने 100 करा, तो आपको क्या मिल गया, आपको जो है बेसिकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल गया। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो मैं ये देखूंगा कि भाई मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स खरीदी थी, ठीक है ना, 100 यूनिट्स खरीदी थी, एक यूनिट खरीदी थी मैंने 10 रुपए पे, तो मैंने जो है लगाया कितना था 1000, मैंने लगाया कितना था, आपने जो बेसिकली लगाया था 1000, आपने जो है कितना लगाया था 1000 लगाया था। अच्छा आपने क्या करा बेसिकली, जब यूनिट्स को बेचा, आपने जब यूनिट्स को बेचा तो आपको जो है बेसिकली फायदा कितना हुआ, आपको जब आपने यूनिट्स को बेचा, जब आपने क्या करा यूनिट्स को बेचा तो एक यूनिट जो है आपने 15 पे बेची, खरीदी कितने पे थी, आपने खरीदी 10 पे, टोटल यूनिट्स कितनी है, टोटल यूनिट्स है आपकी बेसिकली 100, टोटल यूनिट्स कितनी है 100 है, तो बेसिकली आपका फायदा कितना हो गया, आपको जो है ये फायदा कितना निकल के आ गया, आपका ये फायदा निकल के आ गया कितना, आपका जो है ये फायदा निकल के आ गया बेसिकली 500, तो 500 डिवाइड बाय 1000। अच्छा जो मैंने यूनिट्स खरीदी थी अगर उस पर फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है 100 रुपये का डिविडेंड मिला है, तो ये भी मेरा क्या है फायदा है, ये भी मेरा क्या है फायदा है, तो मेरा टोटल फायदा कितना हो गया 600, टोटल फायदा कितना हो गया 600, मैंने लगाया कितना था 1000, टोटल फायदा हो गया 600, मैंने लगाया था 1000 इंटू मैंने क्या करा 100 करा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो रिटर्न है वो कितना है। अच्छा मैंने बताया कि भाई ये क्या है, मैंने अपन ने एग्जांपल में अज्यूम करा, अपन ने एग्जांपल में क्या अज्यूम करा था, अपन ने एग्जांपल में अज्यूम करा था भाई जो ये रिटर्न है अपन अज्यूम करते हैं भाई 3 महीने का है। अच्छा अगर मुझे एनुअल रिटर्न निकालना है, अगर मुझे क्या करना है एनुअल रिटर्न निकालना है, तो क्या मैं इसको जो है एनुअल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। देखो ये जो 60% का रिटर्न है, ठीक है ना, ये 3 महीने का, तो मैंने क्या करा डिवाइड बाय 3 करा, तो मुझे 1 महीने का रिटर्न मिल गया, इंटू अगर मैं क्या करता हूँ 12 करता हूँ तो मुझे पूरे साल का रिटर्न मिल जाएगा, कि भाई अगर मैं इसको पूरे साल तक होल्ड करता तो मेरा क्या रिटर्न निकल के आता, तो 60 डिवाइड बाय 3 इंटू करा मैंने 12, कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 240%, पूरे साल का रिटर्न कितना हो जाएगा 240% हो जाएगा। तो अगर आपको क्या करना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, जो भी आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मंथ से, मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, और डेज में दे रखा है तो डिवाइड करना डेज से, मल्टीप्लाई कर देना 365 से, तो आपको क्या मिल जाएगा एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना, अब जो है एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप क्या करते हो जब आप जो है बेसिकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न से एनुअल रिटर्न निकालते हो, तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि भाई जो आपका ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ये कितने महीने का है, ठीक है ना, अगर मंथ्स में दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डेज में दे रखा हो, लेकिन अगर क्या दे रखा हो डेज में दे रखा हो, तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करा था और जिस दिन आप क्या कर रहे हो रीपर्चेस कर रहे हो रिडीम कर रहे हो, उन दोनों दिन को अपन क्या करेंगे काउंट करेंगे। देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डेज विल बी टेकन, नंबर ऑफ डेज टेकन विल इंक्लूड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड एज वेल एज द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ इट। क्या मतलब है समझते हैं, देखो आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज कब करी थी, आपने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज करी थी 1 अप्रैल को, आपने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज करी थी 1 अप्रैल 2024 को, और आपने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट कब बेची 30 अप्रैल 2024 को बेची, ठीक है ना। अच्छा आपने जो है बेसिकली इस दौरान जो है 10% का रिटर्न कमाया, 10% का रिटर्न कमाया। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है क्या करना है, इसको जो है मोटा मोटा आपको एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगा 10% डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इंटू 365 करूंगा। नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने जो है बेसिकली ये रिटर्न कितने में कमाया है, कितने दिन में कमाया है। तो आपने इन्वेस्ट कब करा था 1/4 को, बेचा कब है 30/4 को। तो ये जो नोट है, ये जो नोट है मुझे ये कहता है कि भाई जब आप क्या कर रहे हो होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हो, अपना जो होल्डिंग पीरियड है वो डेज में निकाल रहे हो, होल्डिंग पीरियड जो आप डेज में निकाल रहे हो उसके अंदर 1 अप्रैल भी इंक्लूड होगा और 30 अप्रैल भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो है बेसिकली आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, आपका जो होल्डिंग पीरियड आएगा वो आएगा बेसिकली 30, आपको जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लॉजिक की बात समझ आ गई। तो फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स, ताकि आपका आंसर गलत ना हो, तो आपको ये नोट जो है अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। डन, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं अपन। देखो अगर आप क्या करते हो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, अगर आप जो क्या करते हो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स होती है जो अपनी एग्जाम पर्पस के लिए क्या है रेलेवेंट है। एक स्कीम होती है आपकी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा ये स्कीम क्या बोलती है कि भाई देखो यूनिट होल्डर्स को ये स्कीम बोलती है कि देखो करंट ईयर में हम आपको जो है बेसिकली डिविडेंड कैश में नहीं देंगे, जो भी आपका डिविडेंड होगा उसके बदले में हम आपको जो है नई यूनिट से देंगे। देखो क्या दे रखा है, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग डिविडेंड इन कैश, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, आर री इन्वेस्टेड टू परचेज एडिशनल यूनिट्स। तो मोटा मोटा इस प्लान में क्या होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल रोहन को 100 रुपए का डिविडेंड मिलना है कैश में, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगी, इस 100 रुपए के बदले में जो है रोहन को नई यूनिट्स इशू करके दे देगी। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि सपोज एक इन्वेस्टर के पास जो है म्यूचुअल फंड के 1000 यूनिट्स ऑलरेडी हैं। अच्छा फंड जो है क्या करता है 5 रुपीज पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर करता है। तो मोटा मोटा इस इन्वेस्टर को जो है 5000 का क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। 5000 का क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। अभी उसके पास क्या है 100 यूनिट्स है, सॉरी अभी उसके पास 1000 यूनिट्स है। अच्छा अभी ये अगर बेसिकली रोहन ने क्या कर रखा है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है डिविडेंड जो है बेसिकली री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस इन कैश,
म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली इसको री इन्वेस्ट कर देगा एट इट्स करंट एनएवी। इसका मतलब क्या है कि भाई रोहन को 5,000 का क्या मिला था, डिविडेंड मिला था। अच्छा, जिस दिन डिविडेंड मिल रहा है, जिस दिन डिविडेंड मिल रहा है उस दिन पे एनएवी कितनी है, एक यूनिट की एनएवी कितनी है, अपन अज्यूम करते हैं 50 है, तो 50 5,000 डिवाइडेड 50 कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। तो बेसिकली रोहन को जो है बेसिकली क्या होगा, 100 मोर यूनिट्स मिल जाएंगे। रोहन को जो है बेसिकली क्या होगा, 100 मोर यूनिट्स मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा रोहन को फायदा होना चाहिए था। रोहन को क्या होना चाहिए था, 5,000 का फायदा होना चाहिए। तो सर जो अपना म्यूचुअल फंड है वो क्या बोलता है, भाई देखो आपको जब 5,000 कैश में नहीं दे रहे हैं, 5,000 के बदले में जो भी आपके हम आपको क्या कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट्स दे रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट्स दे रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है अपना ग्रोथ प्लान। ये क्या होता है, अपना ग्रोथ प्लान होता है। अच्छा, ये वाला जो प्लान है ये हमें ये कहता है कि भाई देखो हम जो है आपको डिविडेंड कभी नहीं देंगे, हम जो है आपको डिविडेंड कभी नहीं देंगे। इंस्टेड क्या होगा कि भाई जो भी म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट है, जो भी म्यूचुअल फंड की इनकम है, म्यूचुअल फंड क्या करेगी, उसको रीइन्वेस्ट करती रहेगी। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो अंडर दिस प्लान म्यूचुअल फंड डज नॉट पे डिविडेंड। म्यूचुअल फंड जो है डिविडेंड पे नहीं करती है। म्यूचुअल फंड क्या करती है, इसको जो है रीइन्वेस्ट करती रहती है। इससे जो है यूनिट होल्डर को क्या फायदा होगा, भाई यूनिट होल्डर को ये फायदा होगा कि जब म्यूचुअल फंड क्या करेगी, इस डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करेगी, तो अलग अलग एसेट्स खरीदेगी। अच्छा, उन एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ गई, उन एसेट्स की अगर फ्यूचर वैल्यू बढ़ गई, तो जो फ्यूचर की एनएवी होगी वो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो इंस्टेड ऑल द प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द फंड लीडिंग टू हायर एनएवी एप्रिसिएशन ओवर टाइम। बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो ये होता है अपना ग्रोथ प्लान। एक होता है अपना बोनस प्लान। एक होता है अपना बोनस प्लान। तो बोनस प्लान में क्या होता है, जैसे बेसिकली बोनस शेयर्स होते हैं, जैसे अपने क्या होता है बोनस शेयर्स मिलते हैं शेयरहोल्डर को, इसी तरह से बोनस यूनिट्स मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगी, एडिशनल फ्री यूनिट्स क्या करेगी, इन्वेस्टर्स को क्या करेगी, इशू करेगी इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड। इतनी बात समझ आ गई। तो बोनस प्लान का मतलब क्या होता है, बोनस प्लान का मतलब होता है बोनस शेयर्स की तरह होता है, एकदम बोनस शेयर्स की तरह एकदम चीज होती है। भाई कंपनी जो अपना म्यूचुअल फंड है, जो अपना म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा, बोनस यूनिट्स इशू करेगा। जो अपना म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा, बोनस यूनिट्स इशू करेगा। तो जिस तरह से कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बेसिकली बोनस शेयर्स इशू करती है कि भाई हम क्या करते हैं, हम जो बेसिकली 1:2 के रेशियो में जो है बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। तो उस तरह से म्यूचुअल फंड भी क्या कर सकती है, म्यूचुअल फंड भी जो है बोनस यूनिट्स इशू कर सकती है। डन है। तो ये 3 तरह के प्लान थे, ये 3 तरह के प्लान थे जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। जब इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो जब क्वेश्चंस करोगे आप जो है क्वेश्चंस भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अब एक होता है कमीशन, कंसेप्ट ऑफ ट्रायल कमीशन। ट्रायल कमीशन का मतलब कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आज रोहन ने क्या करा है, एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपर्ट बैठा होगा ना जो इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज कर रहा है। तो ट्रायल कमीशन का मतलब ये है कि भाई अपन क्या करते हैं, उस एडवाइजर को, उस इन्वेस्टर को पैसा देते हैं। भाई जो बेसिकली जो एक्सपर्ट बंदा बैठा है, जो एक्सपर्ट बंदा क्या कर रहा है, जो एक्सपर्ट बंदा बेसिकली म्यूचुअल फंड में, बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, रोहन के पैसे को मैनेज कर रहा है, तो पैसा भी तो मांगेगा ना, तो जो है पैसा भी तो मांगेगा। उसकी सैलरी को, उसकी कमीशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायल कमीशन बोलते हैं। तो ये कमीशन 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन का मतलब है कि मंथली उसको 1 लाख रुपए मिलेगा ही। और एक होता है इंसेंटिव फीस। इंसेंटिव फीस का मतलब ये होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन इंसेंटिव की सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन उसको कमीशन देंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, भाई रोहन ने क्या करा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, रोहन ने क्या करा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। अच्छा, इधर जो है एक एक्सपर्ट बैठा था, इधर जो है एक एक्सपर्ट बैठा था, इधर जो है एक एक्सपर्ट बैठा था। रोहन जो है इस एक्सपर्ट को ये कहता है कि एक्सपर्ट देख, मैंने तुझे अपना पैसा दे दिया है, अगर तू करंट ईयर में क्या करता है, बेसिकली 10 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाता है, करंट ईयर में जो है बेसिकली 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमाता है, तो 10 करोड़ से ज्यादा पे जो भी तूने इनकम कमाई है, इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ पे जो भी तूने इनकम कमाई है, उसका 10% मैं तुझे क्या करूंगा, और कमीशन दूंगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेंटिव फी। वेरी इजी। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, इधर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ट्रायल कमीशन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं देखो। इन लोगों ने कहा कि भाई इट इज द अमाउंट, जो म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड इट इज द अमाउंट दैट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पेज टू हिज एडवाइजर ईच ईयर। The purpose of charging this commission from the investor is to provide incentive to the advisor to review their customer को holding and to give advice from time to time। तो मोटा मोटा जो भी पैसा मैनेज कर रहा है, जो भी बंदा क्या कर रहा है, बेसिकली म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो एक होता है फिक्स कमीशन और एक होता है इंसेंटिव फीस। फिक्स कमीशन का मतलब क्या है, फिक्स कमीशन का मतलब ये है कि भाई आपको जो है बेसिकली आपको कमीशन देना ही पड़ेगा रिस्पेक्टिव कि भाई उसने कितना रिटर्न कमाया। और एक होती है इंसेंटिव फी, जो हम उसको तब पे करेंगे जब बेसिकली उसने क्या करा है, कोई कंडीशन ऑफ इंसेंटिव को फुलफिल करा है। अच्छा, अभी एक कंसेप्ट आता है एक्सपेंस रेशियो का, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ये देखेगी कि भाई एक यूनिट की एनएवी कितनी है, एक यूनिट की एनएवी कितनी है, उसके बदले में उसने जो है कितना खर्चा इनकर करा है। देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट। भाई अपन अज्यूम करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड जो है करंट ईयर में एक यूनिट पे जो है 10 रुपए का खर्चा करा है। अच्छा, और वो म्यूचुअल फंड ये देखेगी कि भाई एक यूनिट की जो एनएवी है वो कितनी थी, एक यूनिट की एनएवी वो कितनी थी। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई एनएवी थी 100 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, खर्चा कितना हुआ, आपको जो खर्चे का परसेंटेज है वो कितना निकल के आया, 10% निकल के आया। अब सवाल आता है कि जो अपन ये एनएवी ले रहे हैं, ये ओपनिंग एनएवी ले या क्लोजिंग ले, तो सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपना लॉ बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, आप जो बेसिकली एवरेज एनएवी ले लो। तो एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट अपॉन एवरेज एनएवी इनटू 100। तो एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट अपॉन एवरेज एनएवी इनटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा कि भी बेसिकली एक यूनिट पे 100 रुपए कमाने के लिए, एक यूनिट पे 100 रुपए कमाने के लिए आपने कितने रुपए का खर्चा करा है। डन। अब पढ़ लो,
इन लोगों ने कहा कि भाई इट इज द परसेंटेज ऑफ एसेट्स दैट वर स्पेंट टू रन अ म्यूचुअल फंड, कितना खर्चा आपने करा है, क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस इंक्लूड होती है, ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड होता है, ऑडिट फीस इंक्लूड होती है, कस्टोडियन फीस इंक्लूड होती है, रजिस्ट्रार की फीस इंक्लूड होती है, कंसल्टेंसी फीस इंक्लूड होती है। तो मतलब मोटा मोटा म्यूचुअल फंड ने इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे करें सारे के सारे इंक्लूड कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट इन लोगों ने कहा कि जो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है फर्दर सिक्योरिटीज में, उसका ब्रोकरेज कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड ब्रोकरेज कॉस्ट फॉर द ट्रेडिंग द पोर्टफोलियो। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे जो है एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है, एक्सपेंस रेशियो निकालो और जो है बेसिकली एक्सपेंसेस में आपको जो है ब्रोकरेज कॉस्ट देगा ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग द पोर्टफोलियो, उसको ऐड मत करके आ जाना, आपका जो है पूरा एमसीक्यू काल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो का दूसरा नाम है मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो या फिर टोटल एक्सपेंस रेशियो। वेरी इजी, डन, आगे बढ़े। एक कंसेप्ट आता है ट्रैकिंग एरर का, कंसेप्ट ऑफ ट्रैकिंग एरर। ये पोर्टफोलियो, ये जो पोर्टफोलियो में आप क्या करते हो, पोर्टफोलियो में जो है बेसिकली आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो, एक्जैक्टली वही फॉर्मुला है, आपने पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मुला पढ़ा होगा, ठीक है ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n टू द पावर, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, इसको अगर मैं क्या करता हूँ रूट करता हूँ, होल रूट करता हूँ, तो आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। एक्जैक्टली वही फॉर्मुला है इधर भी, एक्जैक्टली क्या है, वही फॉर्मुला है। तो ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि भाई एक बेंचमार्क रिटर्न से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न कमाया। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये ईयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। म्यूचुअल फंड ने ईयर 1 में 10% रिटर्न कमाया, 2 में जो है 12% रिटर्न कमाया, 3 में जो है 13% रिटर्न कमाया, 4 में जो है क्या करा, 14% रिटर्न कमाया। अच्छा, उसका बेंचमार्क रिटर्न था, अपन अज्यूम करते हैं कितना है, 15 15 15 15 और 15, तो मैं ले लेता हूँ 18%। तो बेसिकली ये तो क्या है, एक्चुअल रिटर्न है, और ये क्या है, बेंचमार्क रिटर्न है। बेंचमार्क रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड इतना कमाए। अब देखो अपन ट्रैकिंग एरर पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या है, ट्रैकिंग एरर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड डेविएट्स फ्रॉम द रिटर्न ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई एक्चुअल रिटर्न जो है कितना डिविएट कर रहा है। इट शोज द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ड्यू टू फंड मैनेजमेंट का डिसीजंस, एक्सपेंसेस एंड अदर फैक्टर्स। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई पहले साल में 15% कमाए, लेकिन कमाया एक्चुअल में कितना, 10%। तो बेसिकली डेबिट कितना हुआ, -5%, इधर -3%, -2% और इधर +3%। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जिससे भी आपने क्लासेस ली थी वहाँ पर जो है बेसिकली आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखा होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मुला बताया, क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n टू द पावर, जिसको अपन क्या करेंगे, होल रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो देखो वही चीज करनी है, इधर भी क्या करोगे, इधर करोगे d माइनस डी बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, d माइनस डी बार का होल स्क्वायर, उसको जो है क्या करोगे, समीशन करोगे अपॉन n-1 का क्या करोगे, होल रूट कर दोगे। अच्छा, d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है ये डिफरेंशियल रिटर्न, देखो क्या रखा है, d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल रिटर्न। अच्छा, डी बार का मतलब होता है एवरेज और डिफरेंशियल रिटर्न। तो आप क्या करोगे, जब बेसिकली ये सारे जो आपने डी निकाले हैं, ये सारे जो आपने डी निकाले हैं, इसका क्या करोगे, एवरेज करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डी बार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डी बार बोलेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा भाई, 1 2 3 4, इसको अपन क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो मोटा मोटा आप क्या करोगे, वैल्यूज को जो है इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का कंसेप्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जाकर अपन बहुत डेप्थ में समझेंगे। और अगर आपने क्लासेस ले रखी है किसी टीचर से तो आपको पता होगा कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आपको क्या करना है, बस बेसिकली आपको जो है ट्रैकिंग एरर निकालना है, जिसको मोटा मोटा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंशियल रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंशियल रिटर्न। डन है, आगे बढ़े। अब देखो एक लास्ट टॉपिक आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एक लास्ट टॉपिक आता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको जो है एग्जांपल से बताता हूँ, आपको जो है बेसिकली जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। अब देखो एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को एक यूनिट होल्डर है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड है। अच्छा, डेट क्या है आज की, आज की डेट है 1 अप्रैल 2024। आज के दिन पे जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड के पास टोटल जो है बेसिकली एक यूनिट होल्डर है, और बेसिकली टोटल यूनिट कितनी है, 1 है। अच्छा, ये मेरा प्रीवियस चला है 24-25, ये मेरा प्रीवियस चला है 24-25। तो देखो क्या देखा है, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 पूरे साल में म्यूचुअल फंड ने इनकम कितनी कमाई, 120। पूरे साल में म्यूचुअल फंड ने 120 रुपए की इनकम कमाई है। बात समझ आई, अब सुनो 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद जो है बेसिकली एक नया यूनिट होल्डर आता है। 6 महीने बाद क्या होता है, एक नया यूनिट होल्डर आता है। अच्छा, वो जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसको एक यूनिट इशू करता है। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले एक यूनिट होल्डर था, 6 महीने बाद एक यूनिट होल्डर आया, तो ईयर एंड पे टोटल कितने यूनिट होल्डर गए, ईयर एंड पे टोटल 2 यूनिट होल्डर हो गए। अच्छा, म्यूचुअल फंड जनरली क्या करता है, पूरे साल में जो उसने इनकम कमाई है, पूरे साल में जो उसने इनकम कमाई है, वो क्या करता है, अपने यूनिट होल्डर्स को जो है ईयर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब मुझे बताओ पूरे साल की इनकम कितनी है, पूरे साल की इनकम है 120 रुपए, पूरे साल की इनकम कितनी है, 120 रुपए है। अच्छा, ईयर एंड पे यूनिट होल्डर्स कितने हैं, 2 हैं, तो 120 डिवाइड बाय 2 करा, 120 डिवाइड बाय 2 करा, तो हमें ये पता चला कि जो आप ये पहला यूनिट होल्डर था इसको 60 रुपए मिले हैं, और जो सेकंड यूनिट होल्डर था उसको 60 रुपए मिले हैं। अब लॉजिकली आप एक चीज बताओ, लॉजिकली जो है आप एक चीज बताओ कि क्या ये वाले पहले वाले यूनिट होल्डर को दुख होगा क्या, बिल्कुल दुख होगा। वो म्यूचुअल फंड को क्या बोलेगा, वो म्यूचुअल फंड को ये बोलेगा कि देखो पूरे साल की इनकम 120 रुपए है, पूरे साल की इनकम 120 रुपए है। अच्छा,
इधर से लेके 6 महीने की इनकम कितनी हो गई, 60 रुपए हो गई, और इधर से लेके इधर तक की इनकम कितनी हो गई, 60 रुपए हो गई। तो ये वाला जो यूनिट होल्डर है ये म्यूचुअल फंड को ये कहेगा कि देखो आपने क्या करा है, ईयर एंड पे 60 रुपए और 60 रुपए इक्वली, मतलब 120 रुपए को 120 रुपए को आपने क्या करा, 60-60 में डिवाइड करके इक्वली बांट दिया। लेकिन आपने गलत करा है। गलत कैसे करा है? ये वाला यूनिट होल्डर बोलेगा कि देखो इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है उसमें तो पूरा हक मेरा है, मतलब मुझे मिलना चाहिए 60, मुझे मिलना चाहिए 60 प्लस इधर से लेके इधर तक की जो 60 रुपए की इनकम है इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि भाई ये जो 60 रुपए है, ये जो 60 रुपए किसको मिलेगा, ये जो 60 रुपए किसको मिलेगा, पहले यूनिट होल्डर को मिलेगा। अच्छा, ये जो आपका सेकंड हाफ का 60 रुपए है इसका 30 रुपीज किसको मिलेगा, 30 रुपीज मिलेगा किसको, 30 रुपीज मिलेगा इस वाले यूनिट होल्डर को, और जो बाकी बैलेंस 30 रुपीज है वो इस यूनिट होल्डर को मिलना चाहिए। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए कि जो पहला वाला यूनिट होल्डर है उसको 90 रुपीज मिलना चाहिए, उसको 90 रुपीज मिलने चाहिए, और जो सेकंड वाला यूनिट होल्डर है उसको 30 रुपीज मिलने चाहिए। लॉजिक यही होगा ना, क्या बोला मैंने। और ये वाला यूनिट होल्डर बोलेगा कि देखो इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है उसमें पूरा हक मेरा है, उसमें पूरा हक मेरा है। आगे की जो 6 महीने की इनकम है उसको आप क्या कर सकते हो, दोनों में डिवाइड कर सकते हो। तो अपन ने क्या करा भाई, म्यूचुअल फंड ने बेसिकली 60 रुपीज इक्वली बांट दिए। लेकिन लॉजिकली होना क्या चाहिए था, 90 रुपीज मिलने चाहिए थे पहले यूनिट होल्डर को, और 30 रुपीज मिलने चाहिए थे दूसरे यूनिट होल्डर को। अच्छा, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एक कंसेप्ट निकाला, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एक कंसेप्ट निकाला। अच्छा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि भाई जब भी नए यूनिट होल्डर को हम क्या करेंगे, नए यूनिट को इशू करेंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जब भी कोई नया यूनिट होल्डर क्या करेगा, जब भी कोई नया यूनिट होल्डर बेसिकली म्यूचुअल फंड की यूनिट को परचेस करेगा तो हम ये देखेंगे कि भाई जब वो यूनिट परचेस कर रहा है, जब वो यूनिट परचेस कर रहा है उधर तक की जो है बेसिकली पर यूनिट की टोटल इनकम कितनी है। अपन ये देखेंगे कि भाई जब कोई नया पर्सन, जब कोई नया यूनिट होल्डर क्या कर रहा है, यूनिट्स को परचेस कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई उसके यूनिट को परचेस करने तक की, उसको यूनिट परचेस करने तक की डेट तक की पर यूनिट की टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक की इनकम कितनी थी, 60, टोटल इनकम कितनी थी 60, टोटल यूनिट्स कितनी थी 1। तो इसका मतलब क्या कि भाई इधर से लेके इधर तक की, इधर से लेके इधर तक की, इधर से लेके इधर तक की पर यूनिट की इनकम कितनी है, 60 है। पर यूनिट की इनकम कितनी है, 60 है। तो मोटा मोटा म्यूचुअल फंड जो है इस यूनिट को ये कहेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक यूनिट को परचेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक यूनिट को परचेस कर रहे हो, आप जो है क्या कर रहे हो, एक यूनिट को परचेस कर रहे हो। तो बेसिकली हम आपसे जो है एनएवी तो लेंगे ही, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपसे जो है एंटी लोड भी लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ बेसिकली म्यूचुअल फंड ऐसा बोलता है, म्यूचुअल फंड इस यूनिट को ऐसा बोलता है कि भाई जिस दिन आपने क्या करा है यूनिट होल्डर को परचेस करना चाहते हो उधर तक की जो भी पर यूनिट की इनकम है, जो भी पर यूनिट की इनकम है वो भी हम आपसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अच्छा, क्यों चार्ज करेंगे समझना। मैंने आपको बताया कि भाई इधर से लेके इधर तक की पर यूनिट की इनकम कितनी है, 60 है। मैंने बताया ना पूरे साल की इनकम 120 है, तो इधर से लेके इधर तक की इनकम कितनी हो गई, 60 हो गई। इधर से लेके इधर तक की इनकम कितनी होगी, 60 हो गई। अच्छा, टोटल यूनिट्स कितनी है, 1 है, तो 60 डिवाइड बाय 1 करा तो मेरे को पता चला एक यूनिट की इनकम कितनी हो गई, 60 रुपीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, इससे 60 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, 60 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने क्या करा, इससे 60 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट करा। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड जो इसने 60 रुपीज एक्स्ट्रा कलेक्ट करा है वो अपनी इनकम में ऐड कर देगा, वो क्या कर देगा, अपनी इनकम में ऐड कर देगा। अब मुझे एक चीज बताना, ईयर एंड पे म्यूचुअल फंड की टोटल इनकम कितनी हो गई, ईयर एंड पे म्यूचुअल फंड की टोटल इनकम हो गई 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ईयर एंड पे जो है बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 90 रुपीज जो है किसको चले गए, पहले यूनिट होल्डर को चले गए, और 20 रुपीज जो है सेकंड यूनिट होल्डर को चले गए। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो पहला यूनिट होल्डर है उसको 90 रुपीज मिलने चाहिए थे, क्या उसको 90 रुपीज मिले हैं, क्या बिल्कुल मिले हैं, क्या उसको 90 रुपीज मिले हैं, क्या बिल्कुल मिले हैं। सेकंड यूनिट होल्डर को जो है 30 रुपए मिलने चाहिए थे, सेकंड यूनिट होल्डर को 30 रुपए मिलने चाहिए थे, क्या उसको 30 रुपए मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। उसको जो है ईयर एंड पे 90 रुपए मिले हैं, लेकिन उसने क्या करा था, 60 रुपीज पे भी तो करे थे ना, 60 रुपीज उसकी जेब से गए थे, ईयर एंड पे उसको जो है 90 रुपए आ गए, तो उसको नेट कितना मिला, नेट रुपीज उसको मिला 30 रुपीज। तो आपको जो है समझ में आ गया, आपको जो है बेसिकली डिविडेंड इक्वलाइजेशन का समझ में आया कि भाई हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन से चार्ज क्यों करते हैं। चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करता है, ईयर एंड पे अपनी जो इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसकी वजह से जो है ये वाली गड़बड़ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये वाली डिस्क्रिपेंसी आती है। इस डिस्क्रिपेंसी को अवॉइड करने के लिए हमने उसे ये कहा कि भाई जिस दिन तू क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, जिस दिन तू क्या कर रहा है, यूनिट्स को परचेस कर रहा है, उस दिन तक की पर यूनिट की जो भी इनकम है तुझे क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी हमें। तुझे क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पे करने की हमें, तुझे जो है क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली ये 60 रुपीज म्यूचुअल फंड क्या करेगा, यूनिट होल्डर से कलेक्ट करेगा और वो अपनी इनकम में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बेसिकली म्यूचुअल फंड की क्या है, इनकम है ना, म्यूचुअल फंड की क्या है, इनकम है। तो मोटा मोटा अब टोटल इनकम कितनी हो गई म्यूचुअल फंड की, 180 हो गई कितनी हो गई, 180 हो गई। अभी जब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ईयर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 90-90 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका ये पहला यूनिट होल्डर है उसको 90 रुपए मिलने चाहिए थे, क्या उसको 90 रुपए मिले, क्या बिल्कुल मिले हैं। जो सेकंड यूनिट होल्डर है उसको 30 रुपए मिलने चाहिए थे, उसको सिर्फ 30 रुपए मिलने चाहिए थे, क्या उसको 30 रुपए मिले, क्या बिल्कुल मिले हैं। उसको 90 मिले हैं, तो 90 मिले, लेकिन उसे 60 अपनी जेब से लगाए भी तो थे ना, तो उसको कितना मिला, नेट में मिला उसको 30 रुपीज। तो इस डिस्क्रिपेंसी को अवॉइड करने के लिए जब भी कोई यूनिट होल्डर क्या करता है, जब भी कोई यूनिट होल्डर यूनिट को परचेस करता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, एनएवी के साथ साथ वो क्या करेगा, एंटी लोड भी पे करेगा, और वो क्या करना पड़ेगा उसको, डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी म्यूचुअल फंड को पे करना पड़ेगा। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैसे निकालेंगे अपन, मैंने आपको ये बताया कि सिंपल सा आपको ये देखना है
कि भाई म्यूचुअल फंड की इनकम क्या है, म्यूचुअल फंड की इनकम क्या है, बिफोर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द न्यू इन्वेस्टर, बिफोर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द न्यू इन्वेस्टर। तो न्यू इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड की जो है बेसिकली 6 महीने की इनकम कितनी थी अपने एग्जांपल में, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द इन्वेस्टमेंट बाय द न्यू इन्वेस्टर। तो आपको जो है पर यूनिट की क्या मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। आज पर यूनिट का जो इनकम है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है उसे कलेक्ट करा जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा इशू प्राइस क्या होगा भाई, एनएवी प्लस एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। और जैसे अपन ने उससे डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट कर लिया तो मैंने आपको जो है एग्जांपल से बता दिया कि भाई ईयर एंड पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। पढ़ लेना इसको आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया ना एक्जेक्टली वो इन लोगों ने इंग्लिश में दे रखा है, मतलब मैंने इंग्लिश में इसको क्या कर रखा है, लिख रखा है वेरी इजी लैंग्वेज में। अब सुनो, अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अब जो है मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, इसको मैं रब करता हूँ, इसको जो मैं करता हूँ एक बार को रब कर देता हूँ। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इधर 2 यूनिट होल्डर थे, अपन अज्यूम करते हैं इधर 2 यूनिट होल्डर थे, वो वाला डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब जो है अपन एक नए एग्जांपल पे चलते हैं, आपको जो है मैं एक नया एग्जांपल बताता हूँ। आपको जो है एक नए एग्जांपल में ले चलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई एक नया एग्जांपल है, ईयर स्टार्टिंग के ईयर पे 2 यूनिट होल्डर थे, स्टार्टिंग के ईयर पे क्या थे, 2 यूनिट होल्डर थे। अच्छा, बीच में जो 1 यूनिट होल्डर है वो क्या चला गया, वो बाय बाय, वो म्यूचुअल फंड को बाय बाय करके चला गया। मतलब उसने क्या करा, अपनी जो 1 यूनिट है उसको क्या करा, रिडीम करा लिया, 1 यूनिट को क्या करा लिया, रिडीम करवा लिया। अब सुनो, करंट ईयर की टोटल इनकम कितनी है, करंट ईयर की टोटल इनकम है बेसिकली, करंट ईयर की टोटल इनकम कितनी है, करंट ईयर की टोटल इनकम कितनी है बताओ, करंट ईयर की टोटल इनकम मेरी 120। अच्छा, स्टार्टिंग में 2 यूनिट होल्डर थे, बीच में जो है एक छोड़ के चला गया, तो ईयर एंड पे कितना बचा, ईयर एंड पे बचा 1 यूनिट होल्डर। अच्छा, करंट ईयर की जो टोटल इनकम है, करंट ईयर की ये जो टोटल इनकम है ये बेसिकली बटेगी कब, ईयर एंड पे बटेगी, ये बेसिकली बटेगी कब, ईयर एंड पे बटेगी। अच्छा, ये जो बीच में बंदा, ये जो बीच में बंदा है 6 महीने बाद छोड़ के चला गया, ये जो बीच में बंदा है 6 महीने बाद छोड़ के चला गया, तो बेसिकली ये जो बंदा है ईयर एंड पे, बीच के ईयर एंड के बीच में जो है छोड़ के चला गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये जब छोड़ के जा रहा है, ये जब छोड़ के जा रहा है तो ये म्यूचुअल फंड को क्या बोलेगा, ये म्यूचुअल फंड को ये कहेगा कि देखो आप जो ये 120 रुपए की इनकम है ये तो ईयर एंड पे बांटोगे, ईयर एंड पे बांटोगे, उस समय तो मैं रहूंगा ही नहीं, उस समय तो मैं रहूंगा ही नहीं क्योंकि मैं बीच में छोड़ के चला गया हूँ। तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है क्या बोलता है कि भाई देखो इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है, 6 महीने की जो इनकम है उसमें जो मेरा पार्ट है, उसमें जो मेरा हिस्सा है मुझे अभी दे दो, मेरा जो हिस्सा है वो क्या करो मुझे अभी दे दो, मेरा जो हिस्सा है वो क्या करो मुझे अभी दे दो। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, इधर से लेके इधर तक 6 महीने की इनकम कितनी हो गई, 6 महीने की इनकम हो गई 60 रुपीज, पूरे साल की इनकम कितनी है 120, तो 6 महीने की इनकम कितनी हो गई 60 हो गई। इसमें जो है बेसिकली इसको मैं लेता हूँ ए और इसको लेता हूँ बी, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 30 और ए का हिस्सा कितना 30। तो जो ये यूनिट होल्डर है, ये जो यूनिट होल्डर है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है उसमें जो मेरा हिस्सा है वो मुझे अभी दे दो, मुझे क्या करो अभी दे दो, क्योंकि आप तो जो 120 की इनकम है कब बांटोगे, ईयर एंड पे बांटोगे, ईयर एंड पे तो मैं रहूंगा ही नहीं, ईयर एंड पे तो मैं रहूंगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि भाई इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है, इधर से लेके इधर तक की जो इनकम है उसमें जो बी का हिस्सा है वो उसको अभी ही दे दिया जाता है। तो मैंने ये निकाला, मैंने ये निकाला कि भाई इधर से लेके इधर तक की टोटल इनकम कितनी है 60 है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम बेसिकली 60, टोटल इनकम कितनी निकल के आई 60 निकल के आई। मैंने ये देखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 2, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 2 हैं, तो मुझे ये पता चला भाई पर यूनिट की इनकम कितनी हो गई 30 हो गई। अच्छा, बी जो है बेसिकली 30 सितंबर 2024 को, 30 सितंबर 2024 को अपनी 1 यूनिट बेच रहा है, अपनी क्या कर रहा है 1 यूनिट बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा, एनएवी पे करेगा, उसमें से जो है बेसिकली क्या करेगा एग्जिट लोड को लेस करेगा, एग्जिट लोड को क्या करेगा लेस करेगा। इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा 30 रुपीज का पेमेंट किसको करेगा, 30 रुपीज का जो है बेसिकली एक्स्ट्रा पेमेंट किसको करेगा, इस यूनिट होल्डर को पे करेगा। तो जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है, जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो जो है बेसिकली यूनिट होल्डर को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 30 रुपीज, ये जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करे गए हैं ये क्या है बेसिकली डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, ये क्या है डिविडेंड इक्वलाइजेशन है। मैंने आपको बता दिया कि भाई अपन ऐड क्यों कर रहे हैं, ये अपन ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो यूनिट होल्डर है क्या बोलेगा इधर से लेके इधर तक का जो भी हिस्सा है मेरी इनकम का वो मुझे अभी दे दो, मुझे अभी दे दो, क्योंकि ईयर एंड पे तो मैं रहूंगा ही नहीं, ईयर एंड पे तो मैं रहूंगा ही नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि भाई आज के दिन पे क्या होगा, आज के दिन में जो म्यूचुअल फंड है वो 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा किसको, 30 रुपीज जो है एक्स्ट्रा पे करेगा किसको, 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा बेसिकली बी को। तो बेसिकली टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 120 माइनस 30 कितना हो गया 90 रुपीज। तो 90 रुपीज की इनकम किसको मिलेगी, 90 रुपीज की इनकम मिलेगी ईयर एंड पे किसको, ए को, 90 रुपीज की इनकम मिलेगी ईयर एंड पे ए को। और बेसिकली ये जो आपकी क्या है 30 रुपीज की इनकम है ये किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। तो लॉजिकली बात समझ आ गई। तो देखो क्या रखा है, एक कंसेप्ट आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ यूनिट टू द यूनिट होल्डर। कैसे निकालोगे वही बात कि भाई म्यूचुअल फंड की इनकम कितनी है, म्यूचुअल फंड की टोटल इनकम कितनी है बिफोर रिडेम्पशन अपॉन टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द रिडेम्पशन। तो मैंने ये देखा ना इधर से लेके इधर तक की, इधर से लेके इधर तक की टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 60, टोटल यूनिट्स कितनी थी 2 थी, तो मुझे ये पता चला पर यूनिट की इनकम कितनी निकल के आएगी 30। बी के पास 1 यूनिट थी, बी के पास 1 यूनिट थी, तो हमने क्या करा उसको जो है 30 रुपीज का क्या करा 30 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेरेशन पे करा।
तो क्या होता है एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड क्यों करते ऊपर समझाया था, उसमें क्या करूंगा डिविडेंड इक्वेशन जो पे करा है उसको क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरा रिडेम्पशन प्राइस निकल के आ जाएगा। इसको पढ़ लेना, इसको जो है पढ़ लेना, मैंने जो बताया आपको, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो इधर दे रखा है। तो आपको जो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई डिविडेंड इक्वलाइजेशन अपन कलेक्ट कब करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अपन पे कब करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अपन कलेक्ट कब करते हैं एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन पे कब करते हैं एंड क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। तो अब देखो बेसिकली अपना जो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड है खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है वो क्या होता है खत्म होता है। अच्छा ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है ना, इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपको आईसीएमएट में एक क्वेश्चन दे रखा है, आईसीएमएट में जो है एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन करोगे ना, ये जो क्वेश्चन करोगे आपको जो है और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई डिविडेंड इक्वलाइजेशन अपन प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ये देखो सैंपल फॉर्मेट मैंने आईसीएमएट से उठाया था, सैंपल फॉर्मेट जो है मैंने आईसीएमएट से उठाया था, ये बेसिकली आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करा भी होगा अगर आपने क्लासेस ले रखी है, और नहीं करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको जो है पता चल जाएगा। लॉजिक अपने सारे सारे टॉपिक्स के समझ लिए, ठीक है ना, लॉजिक्स अपने सारे टॉपिक्स के समझ लिए। म्यूचुअल फंड चैप्टर बहुत आसान होता है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसानी से जो है इसके आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड आराम से जो है आप 5-6 नंबर एग्जाम में लेके आ सकते हो। तो फाइनली जो है अपना म्यूचुअल फंड का रिवीजन पूरा खत्म होता है, सारे टॉपिक्स अपने लॉजिकली देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा मई 25 नहीं नवंबर 25 के लिए एएफएम का बैच आएगा, नवंबर 25 का जो एएफएम का बैच आएगा बिल्कुल आप जो है क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। अच्छा उसका जो लॉन्च है विद इन 5 to 6 डेज जो है मेरा बैच लॉन्च हो जाएगा नवंबर 25 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।